जय श्री राम प्यारे बच्चों। जय श्री राम सर। चलो, स्टैटिस्टिक्स का पहले चैप्टर का 1.4 का 12 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू तान्या, कथन एंड कीर्ति टू सॉल्व। एक प्रॉब्लम दिया गया है तीनों लोगों को, तान्या को, कथन को और कीर्ति को सॉल्व करने के लिए। The probabilities of them solving the problem correctly are 2 by 3, 3 by 4 and 1 by 2 respectively. अब तीनों लोग प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करते हैं, बराबर, उसकी प्रोबेबिलिटी है रिस्पेक्टिवली 2 by 3, 3 by 4, 1 by 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय तानिया P of A 2 by 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय कथन P of B equal to 3 by 4 and probability of solving the problem by कीर्ति P of C equal to 1 by 3. ये सब लोग प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज दी गई है। और फाइनली लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली। बस लास्ट में हमको सिर्फ इतना बोला है कि प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व होना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अर्धघटन अगर तुम करोगे कि चाहे ए उसको सही से सॉल्व करे, चाहे बी या चाहे सी, प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व हो जाना चाहिए बस, बराबर। तो चाहे कथन उसको सही सॉल्व करे या उसे तानिया सही से सॉल्व करे या उसे कीर्ति, तो देखो यहां पे या और का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, और का। द प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली। प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व हो जाना चाहिए बस, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बोला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यूनियन। चाहे ए भी कर सकता है या बी भी कर सकता है या सी, मतलब नाम के हिसाब से तानिया, कथन और कीर्ति। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम करेक्टली पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जहां पे और आएगा तो यूनियन वहां पे आएगा, तो P of A union B union C इक्वल टू P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of इंटरसेक्शन B माइनस P of A इंटरसेक्शन C माइनस P of B इंटरसेक्शन C प्लस फिर तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद उनकी वैल्यूज को पुट करनी है, P of A, P of B, P of C रिस्पेक्टिवली दिया है 2 by 3, 3 by 4, 1 by 2, 3 by 2 by 3, 3 by 4, 1 by 2, फिर माइनस इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और बोथ इवेंट्स। देखो ए इंटरसेक्शन भी है, मतलब 2 by 3 इंटू 3 by 4, 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 3 by 4। तो अगर इसको काटोगे, कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 by 2 बचेगा। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी 2 by 3 इंटू 1 by 2, तो 2 by 3 इंटू 1 by 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 by 3 यहाँ पे बचेगा। फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी क्या है 3 by 4 और सी क्या है 1 by 2, तो 3 by 4 इंटू 1 by 2, तो कटेगा नहीं है, तो 3 by 8 ही हो जाएगा ये। फिर उसके बाद प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर ना, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 by और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 by 4। वो तो सॉल्व करने तो आपको आता है, कट करने तो आपको आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा फाइनल बचा 2 by 3, 3 by 4, 1 by 2 और यहाँ पे 1 by 2 बचा है, यहाँ पे 1 by 3 बचा है और यहाँ पे 3 by 8 और यहाँ पे 1 by 4, उसको यहाँ पे लाइन से आप फिर से लिख दो। फिर उसके बाद अब इनको प्लस और माइनस करना है ना आपको, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नंबर हमको यहाँ पे लेना है जिसको सबसे डिवाइड कर सको। तो 24 में 3 का डिवाइड भी जाएगा, 4 का भी, 2 का भी, 2 3 8 4, सबको सब मतलब 24 में आएंगे ना, सबके टेबल में 24 आएगा कि नहीं आएगा, तो एलसीएम वही होता है ना जो सबके टेबल में आए, तो 24। अब उसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 8, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 जा 16, फिर 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 6, 6 3 जा 18, फिर 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 12, 12 बन जा 12, फिर ये भी वही आएगा 12, फिर यहां पे क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 8 बन जा 8, फिर 24 डिवाइडेड बाय 8 3,
3 3 जा 9, फिर ये 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 6 1 जा 6। अब अगर आप सॉल्व करो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आप करोगे नॉर्मली 23 आएगा ऊपर एंड डिवाइडेड बाय 24। कोई डाउट किसी को? ओके, राइट डाउन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सिंपल है ये। इवेंट ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, 3 इवेंट्स दिए गए हैं और इंडिपेंडेंट है। तो सुनो, P of A इक्वल टू 0.2, P of B इक्वल टू 0.3, P of C इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है और फाइंड करना है P of A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है और हमने यूज भी किया था। पहले तो तीनों को प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C, फिर B इंटरसेक्शन C आपको माइनस करना है। A इंटरसेक्शन B माइनस B, A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C, उसके बाद प्लस तीनों का इंटरसेक्शन तुम्हें क्या करना है? प्लस। ओके, चलो अब उसके बाद P of A प्लस P of B प्लस P of C। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई। P of A इंटरसेक्शन B मतलब P of A इंटू B, P of A इंटरसेक्शन C मतलब P of A इंटू P of C, और P of B इंटरसेक्शन C मतलब P of B इंटू P of C। तो इसके बाद यहाँ पे प्लस P of A इंटू P of B इंटू P of C। अब उसके बाद बच्चों ये P of अब वैल्यूज पुट करनी है। P of A 0.2, P of B 0.3, P of C 0.5। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई में P of A और P of B की वैल्यू पुट करो, P of A एंड P of C की वैल्यू पुट करो, P of B एंड P of C का वैल्यू पुट करो और इन तीनों को वैल्यू पुट करो। तो अब इन तीनों को अगर जोड़ते हो, इन तीनों को प्लस करोगे तो आएगा 1, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.06, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.1 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.15 और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 0.03। फिर इसके बाद 1 एंड 0.03 प्लस हो जाएगा तो 1.03 और ये तीनों जुड़ करके माइनस हो जाएंगे 0.31, आंसर आ जाएगा 0.72। कोई डाउट? चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 1.4 का 13 क्वेश्चन, वो सब फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। हाँ, अरे ये आपका फर्स्ट थोड़ी है, अभी इसमें 3 ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 48। पर्सन ए कैन हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स। बराबर, पर्सन ए 5 अटेम्प्ट में से 3 बार वो टारगेट को हिट कर सकता है। अगर 5 बार वो ट्रायल करता है तो 3 बार वो टारगेट को हिट कर सकता है। Whereas person B can hit the target in 5 out of 6 attempts। बराबर, पर्सन बी 6 में से 5 बार टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, तो if both of them attempt simultaneously, find the probability that the target is hit। अगर वो दोनों एक साथ में कोशिश करते हैं टारगेट को हिट करने का, बराबर, तो टारगेट हिट हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मतलब चाहे ए करे चाहे बी, दोनों में से कोई एक, मतलब टारगेट हिट होना चाहिए, चाहे दोनों करें, टारगेट हिट होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले क्या करेंगे मालूम है? इंडिविजुअली दोनों का पहले टारगेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट बाय पर्सन ए, P ऑफ ए 5 में से 3 बार तो 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट बाय पर्सन बी 6 में से 5 बार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6। और देखो हमको प्रोबेबिलिटी हिट करने, मतलब टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब यूनियन चाहिए हमको। मतलब चाहे इसमें ऐसा नहीं बोला है कि ए हिट करे कि बी हिट करे कि कौन दोनों हिट करे, बस बोला है प्रोबेबिलिटी टारगेट जो है वो हिट होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यूनियन हमको निकालना है, बराबर ना? यूनियन के लिए हमको ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट बाय बोथ द पर्सन ए एंड बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दोनों के द्वारा अगर प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए अपना है 3/5 इंटू पी ऑफ बी है 5/6। 5 कैंसल, इधर 6 और 3 कैंसल, इधर क्या बचेगा 2, मतलब 1/2। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट।
इसमें सिर्फ उतना ही बोला है कि टारगेट हीट होना चाहिए, मतलब चाहे ए के द्वारा हीट हो, चाहे बी के द्वारा हीट हो, चाहे तीनों के द्वारा, दोनों के द्वारा हीट हो, तो मतलब ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हीट द टारगेट। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन B, 3/5 प्लस 5/6 माइनस 1/2 इक्वल टू 18। एलसीएम ले लोगे 30 आ जाएगा, बराबर 30। फिर 30 में 5 का डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 18। फिर 30 में 6 का डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 5 जा 25, और 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 बच जा 15, बस प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर 28, नीचे 30, 2 से कटेगा तो 14 डिवाइडेड बाय 15, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14। पर्सन ए स्पीक्स ट्रूथ इन 90% केसेस, बराबर, पर्सन ए 90% केस में सही बोलता है, whereas person B speaks truth in 80% cases, और पर्सन B 80% केसेस में सच बोलता है। Find the probability that persons A and B differ in stating the same fact। हमको A और B एक ही सेम फैक्ट को, वो लोग सेम ही फैक्ट में अपने अपने जो मत होते हैं ना, अपना अपना स्टेटमेंट जो है ना, वो अलग अलग देते हैं। एक ही चीज के लिए ए अलग बोलता है और बी अलग बोलता है, इसको बोलते हैं डिफर इन स्टेटमेंट फॉर द सेम फैक्ट। है एक ही चीज, बट उसके लिए दोनों का मत क्या है, अलग अलग है, बराबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ, जो ए बोलेगा उसका उल्टा कौन बोलेगा, बी, जो बी बोलेगा उसका उल्टा कौन बोलेगा, ए। एक ही स्टेटमेंट के लिए एक ही चीज के लिए दोनों का स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट कब होगा, बराबर ना, जब एक सच बोलेगा और एक क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, मतलब यही हुआ ना, एक सच बोलेगा तो एक झूठ बोलेगा, बराबर। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ बाय पर्सन ए। 90% में सच बोलता है, तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो 90 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.9, और P ऑफ A डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ A। ये तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हुई ना, तो 10% में झूठ भी बोलता होगा, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0.1। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ बाय पर्सन बी, 80% में वो सच बोलता है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.8। अब P ऑफ B डैश, मतलब अगर वो गलत बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ B डैश, तो 1 माइनस P ऑफ B, तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2, बराबर ना। तो अब देखो, अगर एक ही फैक्ट, एक ही बात के लिए दोनों अलग अलग बोलते हैं, तो अगर ये सच बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, बराबर ना। या तो फिर अगर बी सच बोल रहा है तो ए वाला क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। तभी तो दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग होगा। एक ही चीज पर दोनों का स्टेटमेंट कब अलग होगा, जब इसमें से P ऑफ A होगा और ये क्या होगा, P ऑफ B डैश, या तो यहाँ पे P ऑफ B होगा और यहाँ पे क्या होगा, P ऑफ A डैश, तब जाकर के दोनों का स्टेटमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इक्वल टू, हम ऐसा मानते हैं कि A सच बोल रहा है तो B क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, इसलिए A इंटरसेक्शन B डैश। फिर और या तो ऐसा भी हो सकता है कि A झूठ बोल रहा है तो B क्या बोलेगा, सच। दोनों सेम सेम नहीं बोलेंगे, एक पे डैश तो रहेगा ही, एक बिना डैश वाला रहेगा और एक डैश वाला रहेगा। चलो अब इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B डैश है, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश, फिर प्लस अब P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B। अब सारा अपने को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, पुट करना है, तो यहाँ पे P ऑफ A कितना है, 0.9 इंटू P ऑफ B डैश कितना है, 0.2, फिर प्लस P ऑफ A डैश कितना है, 0.1 इंटू P ऑफ B कितना है, P ऑफ B 0.8, बराबर। तो 0.9 इंटू 0.2 0.18, फिर प्लस 0.1 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.08, दोनों को जोड़ दो तो 0.26। ठीक है, लिख लो। एक्सरसाइज 1.4 का 11वां क्वेश्चन, इफ टू बैलेंस डाइज आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। पहले तो दो डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितने टोटल इवेंट्स आएंगे, आउटकम
36, यानी क्या हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 36, बराबर ना। दो डाइसेस को अगर एक साथ फेंकोगे तो। अब पहला बोला है एटलीस्ट वन डाइस सोज नंबर 5। पहला वाला क्या बोला है? एटलीस्ट वन डाइस सोज नंबर 5, मतलब दोनों डाइस में से कम एक डाइस पर क्या होना चाहिए? नंबर 5 होना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो यहां देखो यानी क्या हो जाएगा 1 5, इसमें भी 5 है, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, एटलीस्ट 1 5 बोला है, तो दोनों 5 होंगे तो भी चलेगा, और 6 5, उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, तो टोटल कितने हो गए 11। देखो एक डाइस पर 5 होना चाहिए, तो देखो ना सब में 5 है कि नहीं है? इसके अलावा और कोई पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं है। तो m इक्वल टू क्या हो गया 11, तो P ऑफ A इक्वल टू M बाय N 11/36 पहला हो गया। और दूसरा क्या बोला है? द फर्स्ट डाइस शोज द नंबर ऑफ 5 और 6। पहला वाला डाइस पे 5 या 6 होना चाहिए, पहले वाले पे 5 या 6 होना चाहिए, और दूसरे पर द अदर डाइस शोज एन इवन नंबर, और दूसरा वाला जो डाइस पीछे वाला है उसमें क्या होना चाहिए? इवन नंबर, मतलब 2 4 6, 2 4 6। तो पहले मैं क्या ले लेता हूं, आगे 5, इधर देखो 5 और पीछे कौन है? इवन नंबर 5 2, 5 4, 5 6, 5 5 5, और इवन नंबर 2 4 6। फिर उसके बाद अब 6 को आगे ले लो, 5 और 6 कट कर दो, कट। फिर अब आगे कौन है? 6, और पीछे इवन नंबर 6 2, 6 4, 6 6। ओके, तो एम क्या हो जाएगा 6, तो आगे 5 और 6, आगे 5 और 6, बराबर ना, और पीछे इवन नंबर, तो 5 2, 5 4, 5 6, 6 2, 6 4, 6 6। तो यम आ गया 6, P ऑफ B इक्वल टू M बाय N 6/36 इक्वल टू 1/6। ओके, राइट बच्चा।